नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो टोना टोटका में यकीन करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा 6 नंबर पर विश्वास करते हैं। माना यह भी जाता है कि वो वास्तु के चक्कर में 5 साल से अपने सचिवालय नहीं गए। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। आज इस अंधविश्वास का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मोदी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री अंधविश्वासी हैं। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव अंधविश्वास के चक्कर में तेलंगाना का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में राज्य का मुखिया अंधविश्वास और टोने टोटके के चक्कर में पड़ा रहे, यह देखकर यकीन नहीं होता। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी है, साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। वो खुद विज्ञान के छात्र हैं, साइंस पर भरोसा करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं, लेकिन तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर अंधविश्वासी हैं। तेलंगाना को 20वीं सदी में वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह करारा हमला था और यह हमला मोदी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के गढ़ वहां पर खड़े होकर किया। के चंद्रशेखर राव के घर में घुस पर उन पर अटैक किया। मैं आज आपको बताऊंगा कि चंद्रशेखर राव के बारे में किस किस तरह के किस्से मशहूर हैं, मोदी ने ये सारी बातें क्यों कही, उसका आधार क्या है, और क्या वाकई में चंद्रशेखर राव अंधविश्वास पर यकीन करते हैं। तो पहले देखिए आज प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में चंद्रशेखर राव के अंधविश्वास पर कैसे अटैक किया। आधुनिक ज्ञान विज्ञान के इस युग में मैं तेलंगाना के लोगों को एक और बात के लिए भी सतर्क करना चाहता हूं। आज के इस युग में अभी भी 21वीं सदी में भी जो लोग अंधविश्वास के गुलाम बने हुए हैं, वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये अंधविश्वासी लोग तेलंगाना के सामर्थ्य के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। साथियों, मुझे याद है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वहां भी कुछ शहरों की पहचान बना दी गई थी कि उस शहर में कोई मुख्यमंत्री जा नहीं सकता है, अगर वहां जाएगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। भाइयों बहनों, मैं डंके की चोट पर वहीं पर जाता था, बार बार जाता था। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, मैं टेक्नोलॉजी में विश्वास करता हूं। भाइयों बहनों, मैं तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। वो तो संत परंपरा से हैं, सन्यासी परंपरा से हैं। उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ढिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। मोदी ने चंद्रशेखर राव पर सियासी हमला किया, चंद्रशेखर राव पर अंधविश्वास का इल्जाम लगाया, लेकिन इसके बारे में डिटेल में बात नहीं की। लेकिन क्या किस्से हैं, लोग क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। लोग कहते हैं कि केसीआर अपने दफ्तर में नहीं बैठते, वो 5 साल से सेक्रेटेरिएट नहीं गए, और इसकी वजह लोग बताते हैं अंधविश्वास है। चीफ मिनिस्टर के किसी सलाहकार ने उन्हें बता दिया कि सेक्रेटेरिएट का वास्तु उनके लिए ठीक नहीं है, कुर्सी चली जाएगी,
तो उन्होंने वहां जाने से तौबा कर ली। 5 साल से अपने घर से ही सीएम का काम निपटाते हैं। तेलंगाना के नेताओं का दावा है कि वास्तु के चक्कर में चंद्रशेखर राव ने नया सचिवालय बनाने की कोशिश की। जो जगह वास्तु के हिसाब से सबसे उपयुक्त निकली वो जमीन सेना की थी, आर्मी की थी। केसीआर ने सचिवालय के लिए सेना से जमीन मांगी, लेकिन आम लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। लोग कहने लगे कि जब सेक्रेटरीट बना हुआ है, सचिवालय है, तो पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत। इसके बाद चंद्रशेखर राव ने वास्तु के लिहाज से पुराने सेक्रेटरीट में बदलाव का काम शुरू करवाया, जो कई साल से चल रहा है। और केसीआर कई साल से चीफ मिनिस्टर हाउस में ही चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बनाए हुए हैं। अब लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर राव 6 नंबर को अपने लिए लकी मानते हैं, इसलिए उनके पास आसपास काफिले में जितनी गाड़ियां होती हैं उनका नंबर या तो 6 होता है या उनके अंकों का जोड़ 6 होता है। ये भी लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर राव कोई भी काम मुहूर्त देखे बिना नहीं करते। मुहूर्त में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि टाइम ऐसा हो जिसका जोड़ 6 हो। चंद्रशेखर राव जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने 12:57 पर शपथ ली, जिसका जोड़ 6 होता है। एक बार राज्य के महमूदनगर जिले में गए तो लोग बताते हैं वहां पर 51 बकरों की बलि चढ़ाई गई, और लोगों ने कहा कि यह इसलिए किया गया, 51 बकरों की बलि इसलिए चढ़ाई गई क्योंकि इसका जोड़ 6 होता है। वहां के लोग बताते हैं चंद्रशेखर राव जो कमेटियां बनाते हैं उनके मेंबर की संख्या भी इस तरह रखते हैं जिसके नंबर का जोड़ 6 हो। शायद यही वजह है उन्होंने किसानों के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई उसमें 15 मेंबर रखे। उनकी पार्टी की जिला समिति में 24 मेंबर हैं, राज्य स्तरीय समिति में 42 मेंबर होते हैं, सबका जोड़ 6 होता है। तेलंगाना के जानकारों के मुताबिक केसीआर का एक और अंधविश्वास है, वो हैदराबाद की मशहूर हुसैन सागर झील कभी नहीं जाते, क्योंकि कहा जाता है कि हुसैन सागर झील जाने के बाद ही एनटीआर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हट गए थे, उनकी गद्दी छिन गई थी। चंद्रशेखर राव के इसी अंधविश्वास पर आज मोदी ने अटैक किया, इसका जिक्र किया। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भी कुछ नेता बहुत अंधविश्वासी हैं, और आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ की मिसाल दी, कहा कि योगी ने नोएडा न आने का मिथक तोड़ा और वो दोबारा यूपी के चीफ मिनिस्टर भी बन गए। और यह बात सही है कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव कभी नोएडा नहीं आए, क्योंकि वो भी अंधविश्वास का शिकार थे, उन्हें भी कुर्सी जाने का डर था। लेकिन योगी ने अंधविश्वास तोड़ा, एक बार नहीं कई बार नोएडा आए, न सिर्फ 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, अगले 5 साल के लिए दोबारा मुख्यमंत्री भी चुने गए। आज तेलंगाना में मोदी ने चंद्रशेखर राव के परिवारवाद पर भी हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने घर की तिजोरियां भरती हैं, जनता का पैसा लूटती हैं, उन्हें गरीब से कोई मतलब नहीं है। चंद्रशेखर राव क्या सचमुच परिवारवादी हैं? क्या वाकई में उनके परिवार के बहुत सारे लोग राजनीति में हैं? मोदी के दावे में कितना दम है, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले यह दिखा देता हूं कि मोदी ने आज परिवारवाद पर क्या कहा। कोई एक परिवार साम दाम दंड भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह
सिर्फ अपना विकास करती है। परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। परिवारवाद उनके हर सपनों को कुचलता है, उनके लिए हर दरवाजे बंद करता है। इसलिए आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी है, उनका अस्त हुआ है, वहां वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। मोदी देश के ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद के खिलाफ पूरे अधिकार के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि मोदी का अपना तो कोई परिवार है नहीं। उनके भाई भतीजे दूसरे रिश्तेदारों के नाम भी कोई नहीं जानता। वो आज भी एक आम आदमी की जिंदगी जीते हैं। मोदी के प्रधानमंत्री होने का उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। इसीलिए इस मुद्दे पर मोदी हमेशा बड़ी कठोरता से बोलते हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई घेर नहीं सकता। लेकिन हमारे यहां बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो परिवारवाद का शिकार हैं। लेकिन चंद्रशेखर राव के बारे में तो लोग कहते हैं कि उन्होंने गजब कर दिया। वो खुद चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बेटे केटीआर तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, केसीआर की सरकार में मिनिस्टर भी हैं। केसीआर की बेटी के कविता पहले एमपी थी, पिछले बार चुनाव हार गई, तो अब चंद्रशेखर राव ने उन्हें एमएलसी बना दिया। हो सकता है वो जल्दी ही मंत्री बन जाएं, इसकी चर्चा है। चंद्रशेखर राव के नेफ्यू हरीश राव भी उनकी सरकार में मंत्री हैं। चंद्रशेखर राव के एक और नेफ्यू जोगिनापल्ली संतोष कुमार एमपी हैं। चंद्रशेखर राव ने उन्हें राज्यसभा में भेजा है। इस तरह उनके परिवार के 5 मेंबर किसी न किसी पोजीशन पर हैं। अब चर्चा है कि चंद्रशेखर राव जल्दी ही अपने एक और नेफ्यू वामसी को भी एक्टिव पॉलिटिक्स में लाएंगे। उन्हें भी कोई पोजीशन दी जाएगी, पद दिया जाएगा। अब चंद्रशेखर राव की रेपुटेशन ऐसी हो गई कि लोग इस बात को भी अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर राव 6 नंबर को लकी मानते हैं, हर मामले में ख्याल रखते हैं, और न्यूमरोलॉजिस्ट ने उन्हें बताया है कि परिवार के 5 मेंबर राजनीति में है, अगर यह नंबर 6 हो जाए तो चंद्रशेखर राव की सियासत में पकड़ और मजबूत हो जाएगी। अब पता नहीं इसमें कितना सच है, लेकिन अब वो तीसरे नेफ्यू को सियासत पर लाने की तैयारी कर रहे हैं, इसकी चर्चा काफी है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है कि चंद्रशेखर राव किस तरह से अंधविश्वास के शिकार हैं। बार बार लोग कहते हैं कि वो तांत्रिकों, ज्योतिषियों, हर तरह के लोगों की बात मानते हैं, उनकी मदद लेते हैं। इसीलिए आज मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का चीफ मिनिस्टर राज्य को 20वीं सदी की तरफ खींच रहा है। अंधविश्वास के चक्कर में जनता का नुकसान कर रहा है। मोदी ने कहा वो विज्ञान को मानते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं, लेकिन तेलंगाना के सीएम अंधविश्वास और टोने टोटके में अटके हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि चंद्रशेखर राव ये भी मानते हैं कि अगर उन्होंने तेलंगाना में मोदी से मुलाकात की, मोदी के सामने पड़े, तो ये उनके लिए अनलकी होगा। क्योंकि मोदी जब भी तेलंगाना जाते हैं तो चंद्रशेखर राव कोई ना कोई बहाना बनाकर तेलंगाना से बाहर चले जाते हैं। आज भी यही हुआ। प्रोटोकॉल तो ये होता है कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री उनको रिसीव करते हैं, लेकिन पिछले 4 महीने में 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो केसीआर गायब थे। फरवरी में जब मोदी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को उद्घाटन करने तेलंगाना गए थे तो चंद्रशेखर राव बीमारी का बहाना बनाकर मोदी को रिसीव करने नहीं गए। कुछ लोगों ने कहा ये उनकी सियासी नाराजगी है। आज जब मोदी हैदराबाद पहुंचे तो उससे 3 घंटे पहले चंद्रशेखर राव बेंगलुरु चले गए। बेंगलुरु में चंद्रशेखर राव को कोई सरकारी काम नहीं था। वो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमारस्वामी से मुलाकात करने गए थे। इस मीटिंग के बाद चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर केंद्र सरकार पर सीधा हमला किया। कहा आज देश में कोई खुश नहीं है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि देश में बहुत जल्द बदलाव होगा, जल्दी ही सनसनीखेज खबर मिलेगी। आज देश में कोई खुश नहीं, किसान खुश नहीं, हमारे दलित खुश नहीं,
हमारे आदिवासी ट्राइबल भाई खुश नहीं है तो फिर कौन खुश है? तो इसलिए हालात बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रॉमिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, जीडीपी क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कंप्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। डॉलर के इस मुकाबला पहली बार इतिहास में बहुत बड़ा गिरावट आ चुकी है। वन थिंग आई रिमाइंड यू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स, द अदर डे व्हेन आई वाज देयर बिफोर Karnataka elections last time, I said I'll come back to the swearing ceremony of Mr. Kumaraswamy, and my words were proved to be right, and he became the chief minister. And this time, I assure you, there is going to be a change at the national level. None can stop it. None can stop it. बातें बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत बदलेगा, भारत को बदलना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए। वो जैसा कुमारस्वामी जी ने कहा उस प्रकार से 2-3 महीने के बाद आपको सेंसेशनल न्यूज़ मिलेगा। चंद्रशेखर राव को किसी भी सरकार की आलोचना करने का पूरा हक है। केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का उन पर सवाल उठाने का पूरा हक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि चंद्रशेखर राव की बातों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, ज्यादा चर्चा होती है उनके अंधविश्वास की। आज भी चंद्रशेखर राव अपने बाजू पर एक चमकीला कपड़ा बांधे हुए दिखाई दिए। इसकी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हुई। यह कहा गया कि चंद्रशेखर राव जब भी किसी विशेष मिशन पर जाते हैं या कोई जरूरी मीटिंग में जाते हैं तो इस तरह का बाजूबंद उनकी बाह पर होता है। और कहा गया है कि यह बाजूबंद केसीआर की सरकार में होम मिनिस्टर महमूद अली उन्हें देते हैं। इस बाजूबंद को इमाम जामिन कहा जाता है। केसीआर को यकीन है इमाम जामिन बाह पर हो तो यह उनकी रक्षा करेगा, सुरक्षा कवच होगा और वो जिस काम से जाएंगे वो पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद चंद्रशेखर राव किस किस बात में यकीन करते हैं, इसके बारे में और क्या कहा जाए। कहानियां तो बहुत सारी हैं। ऐसे केसीआर ने देश में बदलाव की जो बात कही उसके बारे में बता दूं कि उन्होंने भविष्यवाणी तो कर दी, उस समय की थी कि कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और बन भी गए, लेकिन उन्होंने ये भविष्यवाणी नहीं की थी कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कुमारस्वामी बार बार रोएंगे और इसके बाद बगावत होगी और उनकी सरकार चली जाएगी। केसीआर ने यह भी नहीं बताया था कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने इसी तरह से देवेगौड़ा से मुलाकात की थी और दूसरे नेताओं से मिलने के बाद मोदी को मात देने का ऐलान किया था। लेकिन क्या हुआ ये सबने देखा है। अब चंद्रशेखर राव कह रहे हैं बदलाव होगा, 3-4 महीने में सनसनीखेज खबर मिलेगी। लेकिन मोदी ने आज कहा जो करना है कर लो, जितनी ताकत लगानी है लगा लो, टोने टोटके करने हैं कर लो, लेकिन बीजेपी को उखाड़ नहीं पाओगे क्योंकि बीजेपी जनता के दिल में है। मोदी ने कहा कि बीजेपी जो वादे करती है उन्हें पूरा करके दिखाती है, इसीलिए लोग बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी को लोगों के दिलों से दूर नहीं कर सकते। हमने हर गरीब को शौचालय देने का वायदा किया, उसे पूरा किया। हमने गरीब को देश की आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प लिया, जनधन योजना खातों के जरिए उसे पूरा किया। हमने गरीब माताओं बहनों को जुए से आजादी देने की बात कही, उनके नाम पर उन्हें पक्का घर देने की बात करी। पूरे देश में आज करोड़ों गरीबों का ये सपना साकार हो रहा है। आज किसानों की उनके खातों में और खास करके मेरे छोटे किसान भाई बहनों को किसान सम्मान निधि मिल करके उनको एक नई ताकत मिल रही है। मुद्रा योजना और स्वनिधि योजना जैसे प्रयासों से लाखों करोड़ों युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। तेलंगाना के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं को भी इन योजनाओं के लाभ का पूरा अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से यहां इन योजनाओं के नाम बदलकर
इन पर भी सियासत हो रही है। आप सियासत करिए, जनता के दिलों से न नाम हमारा हटा सकते हैं, न हमारा नाम मिटा सकते हैं, क्योंकि हम गरीबों के लिए जीने वाले लोग हैं। जी जान से गरीबों का कल्याण के लिए समर्पित लोगों की हमारी परंपरा है। आज उन्होंने योगी आदित्यनाथ के काम की भी तारीफ की, उनका एग्जाम्पल दिया। मोदी जब तेलंगाना में योगी की बात कर रहे थे, उस वक्त योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में असेंबली में थे, जहां उनकी सरकार का बजट पेश हो रहा था। इस बजट में योगी ने चुनाव के दौरान किए गए 130 में से 97 वादों को आज पूरा कर दिया। योगी सरकार के इस बजट में हर उस मुद्दे पर फोकस किया गया है जिसको लेकर विपक्ष योगी से सवाल पूछ रहा था। यूपी में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वालों को हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। किसानों को आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों के सही दाम मिले, इसके लिए भामाशाह फंड स्थापित किया गया है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में सोलर पंप मिलेंगे। बुजुर्ग पुजारियों की मदद के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड बनेगा। सरकार 5 साल में 2 करोड़ फोन और टैबलेट बांटेगी और 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। ओल्ड एज पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। दिव्यांग अनुदान 300 से बढ़ाकर 1000 किया गया। कानपुर आगरा मेट्रो का काम और तेजी से होगा। इसके अलावा वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो का काम शुरू होगा। योगी की सरकार ने गौशालाओं के लिए 100 करोड़ रखे हैं और अयोध्या के विकास के लिए 609 करोड़ रुपए और बनारस के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अलावा सरकार मदरसों के मॉडर्नाइजेशन पर 479 करोड़ रुपए खर्च करेगी। माइनॉरिटीज के बच्चों को योगी सरकार 795 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार सबकी है, इसलिए बजट में सबका ख्याल रखा गया है। बजट में सबका साथ, सबका विकास ही दिखाई देगा। 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। इनमें जो प्रमुख घोषणाएं हैं आज के बजट में, वह मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं, उनको वर्ष में 2 रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा और वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए धनराशि एक फंड की स्थापना की गई है। यहां पे हम लोग पहले से ही एमएसपी का लाभ धान, गेहूं और अन्य फसली के लिए किसानों को उपलब्ध कराते रहे हैं, लेकिन आलू, टमाटर, प्याज आदि फसलों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था अब तक नहीं थी। इस बजट में हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी की है और उस कोष के लिए भी व्यवस्था की है। अब मैं आपको विपक्ष की बात सुना देता हूं। विरोधी दल के नेता अखिलेश यादव ने योगी के बजट को खोखला बताया, वादों का पिटारा बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में आम लोगों के लिए, गरीबों और किसानों के लिए क्या ऐलान किए गए हैं, उन बातों को ढूंढना पड़ रहा है। पिछले 5 साल में धोखा मिला। ये आंकड़ों का एक मकड़ जाल है जिसमें आप ढूंढते रहिए आपके लिए क्या है, आप ढूंढते रहेंगे आपको मिलेगा नहीं आपके लिए क्या है। सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी कब होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान उनको नौकरी रोजगार कब मिलेगा। आज भी बड़े पैमाने पर भर्तियां सरकार नहीं कर पाई, पेपर आउट हुए और एसआई जैसी भर्ती सोचिए इतनी तैयारी के साथ की गई हो
और उसमें घोटाला हो गया हो। इस बजट में समाजवादियों ने सपना देखा था कि हमारे गरीबों की दवाई के साथ साथ इलाज और बिजली भी फ्री होगी। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, लेकिन इस सरकार तो लगातार महंगाई बढ़ा रही है। ये बजट छठा है, लेकिन इस छठे बजट में सब कुछ घटा है। जो 6 लाख करोड़ के लिए ताली बज रही हैं, वो दिल्ली के बजट को जोड़ करके बजट है। और फिर कल भी मैंने कहा था कि दिल्ली की सरकार की मदद क्या है। अगर मुंबई से लेकर के दिल्ली तक एक्सप्रेसवे बन रहा है तो यूपी को क्यों छोड़ा जा रहा है, यूपी को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। और अभी भी जो पुरानी सरकार के काम थे वही दिखाई दे रहे हैं। सैनिक स्कूल कोई नया नहीं बना। ये दावा करती है सरकार कि मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इतने ओपीडी हैं, इतनी संख्या में पीजीआई में लोग आते हैं, इतनी संख्या में लोग आपके लोहिया इंस्टीट्यूट में इलाज कराने आते हैं। लोग लाखों की संख्या में लखनऊ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिले स्तर पे जो आपके अस्पताल होने चाहिए वो बर्बाद हो गए हैं। कल अखिलेश यादव ने असेंबली में 1 घंटे से ज्यादा का भाषण दिया था। उसमें अखिलेश ने बिजली के मुद्दे का सवाल पूछा था, बजट में इसका जवाब है। अखिलेश ने गन्ने के किसानों की बात की थी, चीनी मिलों की बात की थी, उसका जवाब है। मुफ्त लैपटॉप, स्मार्टफोन के बारे में सरकार से सवाल किया था, इसका जवाब भी बजट में दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने रोजगार की बात की, भर्तियों की बात की, माइनॉरिटीज की बात की। सरकार ने यह दावा किया है कि उन्होंने सारे सवालों के जवाब बजट के जरिए दे दिए हैं। यह अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रांग ऑपोजिशन है। अखिलेश यादव को सरकार से पॉइंट बाय पॉइंट सवाल पूछने का हक है, लेकिन पूरे बजट को बेकार बताना यह एक स्वस्थ परंपरा का द्योतक नहीं है। हालांकि आज अखिलेश यादव ने एक और चौंकाने वाला फैसला किया। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा की सीट के लिए उम्मीदवार बनाया। अब समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी को सपोर्ट करेगी। असेंबली में जयंत चौधरी की पार्टी के कुल 8 विधायक हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के विधायकों के वोट की मदद से राज्यसभा में पहुंचेंगे। पहले चर्चा यह थी कि कपिल सिब्बल और जावेद अली के अलावा अखिलेश यादव अपनी वाइफ डिंपल को राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन इसी दौरान जयंत चौधरी ने नाराजगी दिखा दी। अखिलेश यादव ने जाट वोटर्स को ध्यान में रखते हुए डिंपल के नाम को ड्रॉप करके जयंत को सपोर्ट करने का फैसला किया। अब चर्चा है कि अखिलेश डिंपल को आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं। हालांकि आज जब अखिलेश से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा पार्टी ही तय करेगी और जल्दी तय करेगी। समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी जी के पक्ष में कहा है कि वो राज्यसभा में जाएंगे। अभी तय नहीं हुआ, पार्टी जल्दी तय करेगी। तीसरे प्रत्याशी थे जयंत चौधरी। राज्यसभा इलेक्शन के चक्कर में अखिलेश यादव की पार्टी में नाराजगी है। पता तो यह भी लगा कि रामगोपाल यादव भी नाराज हैं। रामगोपाल चाहते थे जब पार्टी 3 नेताओं को राज्यसभा भेज सकती है तो 3 में से 2 बाहरी लोगों को सपोर्ट करने का क्या मतलब, और वो भी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे, कभी भी पाला बदल लेंगे। रामगोपाल की बात ठीक भी है। कपिल सिब्बल और जयंत चौधरी राज्यसभा तो समाजवादी पार्टी के वोटों से पहुंचेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का व्हिप उन पर लागू नहीं होगा। जयंत चौधरी एमपी बनने के बाद किस तरफ चले जाएंगे आज तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन अखिलेश की अपनी सोच है। उन्हें मुस्लिम और जाट वोट बैंक दिखाई देता है, इसलिए जावेद अली और जयंत चौधरी पर दाव लगाया है। अब चूंकि वक्त ठीक नहीं है, मुकदमे हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए कपिल सिब्बल काम आएंगे। रही बात डिंपल यादव की, तो घर की बात है। अखिलेश के इस्तीफे से आजमगढ़ की सीट खाली हुई है, डिंपल वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इस बार यह तय नहीं है कि घर की सीट घर में रह जाएगी। राज्यसभा के इलेक्शन में लालू ने भी परिवार और वोट दोनों का ख्याल रखा है। आरजेडी 2 सीटें जीत सकती है, तो लालू ने बड़ी बेटी मीसा भारती को फिर से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया और दूसरा टिकट फैयाज अहमद को दिया है। महाराष्ट्र में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 5 सीटों पर स्थिति साफ है, 6ठी पर झगड़ा है। 2 सीटें बीजेपी जीतेगी, 1 सीट शिवसेना, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट एनसीपी की पक्की है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी 4थी सीट जीतने की कोशिश करेगी।
चौथी सीट शिवसेना को दी गई है। इसीलिए शिवसेना की तरफ से आज संजय राउत और संजय पवार ने नॉमिनेशन फाइल किए। एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। प्रफुल्ल पटेल 30 मई को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। राज्यसभा के इलेक्शन में शिवसेना के लिए मुश्किल पैदा यह है कि संभाजी भोसले खड़े हो गए हैं। शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी भोसले ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन शिवसेना का कहना है जिसको जो करना है करे, शिवसेना के दोनों उम्मीदवार चुनाव जरूर जीतेंगे। शिवसेना के दो उम्मीदवार, एक मैं हूं और हमारे संजय पवार है, दोनों ने नॉमिनेशन फाइल किया है और दोनों जगह पर शिवसेना की जीत होगी। अब सेना भले ही दावा कर रही हो कि दोनों सीट जीत जाएगी, लेकिन शिवसेना के लिए दूसरी सीट जीतना मुश्किल क्यों हो सकता है, यह समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र असेंबली में कुल 288 सीटें हैं, लेकिन फिलहाल असेंबली में 287 मेंबर हैं। 6 सीटों का चुनाव है। एक सीट जीतने के लिए 42 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास अपने 106, दूसरे सहयोगी दलों के 7, कुल मिलाकर 113 विधायक हैं जिनका सपोर्ट है। यानी बीजेपी 2 सीटें तो आसानी से जीतेगी, उसके बाद भी बीजेपी के पास 29 वोट बच जाएंगे। तीसरी सीट जीतने के लिए बीजेपी को 13 विधायकों के वोट की जरूरत होगी, जबकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पास कुल 169 विधायकों का सपोर्ट है। इस हिसाब से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के 4 उम्मीदवार जीत सकते हैं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का एक एक उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा। लेकिन अगर 2-4 वोट भी इधर उधर हुए तो गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल दावा कर रहे हैं कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। अंकगणित बहुत आसान है कि बीजेपी के ब्रांडेड बीजेपी 106 है, बीजेपी के सहयोगी जो इतने 3 साल इन्होंने तकलीफ दी तो भी नहीं गए तो 8 है, 114 है। 42 कोटा यदि माना 41 ही होगा ऐसा मेरा मानना है। 42 कोटा हुआ तो 84 जाने के बाद फिर ये 16 और ये 14 30 बनते, तो हमको चाहिए कितने 12। इनको कितने चाहिए, तो इनके सारे बड़े नेता हैं वो 45 के नीचे लेंगे नहीं, तो पहले कांग्रेस कहेगी हमारे 44 ही है तो हमको 1 2 तो खत्म बात। फिर राष्ट्रवादी के है 53, उसमें 45 लिए उनके नेता ने तो बचे 8। फिर शिवसेना के बड़े नेता ने लिए 45 से बचे 10, उनके 18 बचते हैं, हमारे 30 बचते हैं। हाँ, फिर 18 में वो जैसे हमने सहयोगी जोड़ा तो वो भी जोड़ेंगे, तो देखते हैं, क्योंकि जो सहयोगी है वो तो देवेंद्र सिंह भी जुड़े हैं ना। संभाजी भोसले कल मीडिया से बात करेंगे। अगर संभाजी भोसले मैदान में उतरते हैं तो शिवसेना के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसमें शिवसेना अपने दोनों उम्मीदवारों को राज्यसभा में भेजने में कामयाब हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन शिवाजी महाराज के वंशज को वादा करके टिकट न देने के मुद्दे पर बाद में शिवसेना को महाराष्ट्र में सियासी नुकसान भी हो सकता है। आज की एक बड़ी खबर वाराणसी से आई। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से आज एक सनसनीखेज आरोप लगाया गया। हिंदू पक्ष वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में जो शिवलिंग मिला है उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवलिंग को खंडित करने की साजिश हुई है, शिवलिंग में छेद किया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग को खंडित करने के लिए चक्री का इस्तेमाल किया गया और ये चक्री सीआरपीएफ के जवानों ने ज्ञानवापी परिसर से बरामद की है। हालांकि ज्ञानवापी के मुद्दे पर आज अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन चूंकि मुस्लिम पक्ष ने ही अपना पक्ष रखा, इसलिए विष्णु जैन शिवलिंग को खंडित करने की बात अदालत में नहीं रख पाए। विष्णु शंकर जैन का दावा क्या है ये मैं आपको सुनाऊं, इससे पहले यह बता दूं कि आज इस मामले में वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में आज इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर बहस शुरू हुई। पहले मुस्लिम पक्ष को दलील पेश करने का मौका मिला। आज मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी नहीं हुई, इसलिए अब 30 मई यानी सोमवार को कोर्ट में इस केस में इसी मामले पर बहस जारी रहेगी। कोर्ट में आज विपक्षी अंजुमन इंतजामिया की ओर से आदेश 7 नियम 11 पर दावा खारिज करने हेतु अपोषणीयता पर उन्होंने बहस किया लगातार 2 घंटा। दावा का लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास किया और उसमें कमियां निकालने का गलत दलील देते हुए प्रयास किया है। अभी उनकी बहस पूरी नहीं हुई है, जवाब दिया जाएगा
और अभी बहस में कंटिन्यू है। जहाँ पे शिवलिंग मिला है वहाँ पे आप वजू कर रहे थे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एडवोकेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 63 सेंटीमीटर का छेद डाला गया उसमें, तो वहाँ पे चक्री भी मिली है जिसको ये फवारा कहते हैं, वो इनके स्टोर रूम में है और इनके पोजेशन में है। अब मेरे कहने के बाद अगर ये इसको डिस्ट्रॉय कर दे तो मुझे नहीं पता, पर आज की डेट तक तो वो चक्री जो है वो वहां पे थी। कुछ लोगों ने कोशिश की थी उस चक्री को वहां से हटाने की, जिसको सीआरपीएफ ने रोक दिया। चक्री की क्या उपयोगिता थी वहां पे? वो उस शिवलिंग के ऊपर जो आपने 5 टाइप का एक आकार देखा होगा, 5 खांचों में बटा हुआ सीमेंट के ऊपर उन्होंने चक्री रखी थी, जिससे पानी का कुछ एक दूसरे पे पानी फेंकने का जो भी इनका सिस्टम हो। तो जो शिवलिंग था उसके साथ छेड़खानी हुई है जब से वो उनके कब्जे में है, ये बहुत स्पष्ट है। और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से सीलिंग की मांग की थी, इसीलिए यहाँ पे वाराणसी की सिविल कोर्ट से सीलिंग की मांग की थी। जब उनके केयरटेकर से पूछा गया था कि ये बताइए इसका पाइप कहाँ है, कैसे चलती थी, तो उन्होंने कहा 12 साल 20 साल से चल नहीं रही है और वो चक्री इनके स्टोर रूम में पड़ी हुई है। तो उसके वो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ्स भी हो चुकी हैं। अब जब कोर्ट उसकी वीडियोग्राफी देखेगी तो कोर्ट के सामने हम भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी वीडियोग्राफी सीडी भी हमें कल तक मिल जाएगी और जब मिल जाएगी कमीशन की रिपोर्ट पे उनके ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे, इनकी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी, तब डेफिनेटली हम उसको कोर्ट के सामने रखेंगे। एक आरोप आपने ये भी लगाया कि ये कोशिश की गई कि सबूत मिटाने की, क्या हुआ था? वो कौन ले जाने की कोशिश कर रहा था? कौन थे? कुछ लोग थे मुस्लिम पक्ष के जो उस चक्री को हटाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वहां से पता चला कि सीआरपीएफ ने उनको रोक दिया, क्योंकि वो रेड जोन है, ना वहां कोई चीज ले जा सकता है ना वापस ला सकता है, वो चीज वहीं पे पड़ी हुई है। मुस्लिम पक्ष का एक ये भी कहना है कि अगर वो शिवलिंग है तो उसका अर्घा कहाँ है? मैंने जब आपने जो कहा मैंने बताया, मैंने वही बात तो बोली, अर्घा दिखाने के लिए तो हमने एप्लीकेशन दी है कि वजू खाने के नीचे जो सीढ़ी जा रही है जहाँ पे इन्होंने टॉयलेट्स बना रखे हैं, उसको वहां पे जो आर्टिफिशियल वॉल है उसको हटाया जाए और जो व्यास जी के ठहकाने की आर्टिफिशियल वॉल है उसको हटाया जाए, तब हम अर्घा दिखाएंगे ना। पर जब हम ये बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये केस आगे नहीं चल सकता है। अगर उनकी बात में सच्चाई है और हम गलत ढंग से उनकी मस्जिद के अंदर घुस गए और शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं, तो आए हमारे साथ हाथ ज्वाइन करें और कहें ये आर्टिफिशियल वॉल हटाई जाए, पूरा एग्जामिन किया जाए ये शिवलिंग है कि फव्वारा है, फव्वारा है तो पानी कहां से आ रहा है, कहां से जाता था, हर एक चीज दिखाएं। पर जब हम वो बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये तो केस ही नहीं चल सकता। अब मैं आपको दूसरी तरफ की बात सुनवाता हूं। मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी इस आरोप को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि फव्वारे को शिवलिंग बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो कोर्ट में इससे फव्वारा साबित कर देंगे। आप लोगों ने क्या ये कहा है कि शिवलिंग कह के एक भ्रम फैलाया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो सकती है? नहीं, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। बहस जो है वो अलग, ये अलग चीज़ है, वो उससे कोई मतलब नहीं होता। पहले 7-11 की बहस हो रही है, यही देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सर एक चीज़ इस पर जानना चाहूँगा कि आप लोग कह रहे हैं फव्वारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, इसका निर्धारण कोर्ट के द्वारा होगा कि वो क्या है। एक उसके आकार को लेके है कि वो शिवलिंग के जैसा है, अगर वो फव्वारा है तो क्या इसका ध्यान नहीं रखा गया बनाते टाइम? नहीं, फव्वारा जो अपना होता है फव्वारे की तरह होता है। अब कोई फव्वारे को शिवलिंग कहे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई किसी की चीज़ को कोई भी चीज़ कह सकता है। किसी कोई सड़क पर जाता है वो आदमी उसके पिता जैसा दिखे तो कहे मेरे पिता जैसा मेरा, तो वो कहने की बात अलग बात है, उसको हम नहीं कह सकते। विष्णु जैन आज कोर्ट के बाहर बाइट भी दिए। उनका ये कहना है कि कुछ औजार मिला है जिसके जरिए छेद किया गया, वो शिवलिंग ही था और ये जानबूझ के क्या सीआरपीएफ वालों ने पकड़ा भी है, सबूत भी मिला है कुछ? नहीं, सारी बातें झूठ और गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग अपनी उस बात पे कायम है कि वो फव्वारा है और वो प्रूफ कर देंगे? जी, वो फव्वारा है, वो प्रूफ हो जाएगा। और पहले तो ऑर्डर 7 और 11 ही चलेगा, पहले केस तो चलने लायक हो तो फिर देखा जाएगा बाद में। जनरली जैसा फव्वारा होता है वैसे ही फव्वारा होता है, थोड़ा गोल ऊंचा होता है, उसमें बीच में छेद होता है, नीचे पानी जाने का रास्ता होता है और ऊपर से जो पानी गिरता है वो टाइप में गिरता है। टाइप बड़ा पाइप है वहाँ पे, सारी फव्वारे की चीज़ें हैं वहाँ पे। उसमें अंदर कहीं पाइप लगा हुआ है, ये सब आप लोगों की जानकारी? लगा हुआ, हम लोगों की जानकारी में लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है। मुस्लिम पक्ष के वकील कह रहे हैं कि वो कोर्ट में इस बात को साबित कर दें कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है, लेकिन वजू खाने में जो पत्थर मिला है उसका आकार देखने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि वो शिवलिंग है, फव्वारा नहीं। यह भी कहा गया कि मस्जिद का फव्वारा कैसा होता है इसकी तस्वीरें देखनी चाहिए। ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह साबित हो जाता है कि औरंगजेब ने एक के आदेश के जरिए काशी के 2 मंदिर, काशी विश्वनाथ और बिंदु माधव मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए थे। दोनों मंदिर तोड़े गए। बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर धरहरा मस्जिद बनाई गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो धरहरा मस्जिद की है। इस मस्जिद के सामने भी वजू खाना है। इस वजू खाने में जो फव्वारा है वो आप देख सकते हैं। और ज्ञानवापी मस्जिद में मिले पत्थर को जब इससे कंपेयर किया जाता है तो वो दोनों एक जैसे नहीं लगते हैं, यह दावा किया जा रहा है। दोनों मस्जिदें
दोनों मस्जिदें औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़कर बनाई गई और दोनों के फव्वारों का अंतर साफ दिखाई देता है। इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के फव्वारे से को देखकर यह लगता है कि वो शिवलिंग है, और फाइनल फैसला तो कोर्ट को करना है। वजूखाने में शिवलिंग है या फव्वारा, ये बात तो बाद में पता चलेगी। लेकिन एक बात जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता वो ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहले मंदिर होने के बहुत सारे सबूत हैं। सर्वे कमीशन की जो रिपोर्ट लीक हुई है उसमें भी यह कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर, खंभों में, छत पर, तहखानों में हर जगह मंदिर के निशान हैं। आज इस्लामिक स्कॉलर अब्दुल हमीद नोमानी हमारे शो मुकाबला में आए थे। उन्होंने भी एक किताब के हवाले से माना कि औरंगजेब ने वाराणसी में बुतखाने को गिराया। हालांकि वो मंदिर कहने से बचते रहे, बुतखाना ही कहते रहे, और बुतखाने को हिंदी में मंदिर ही कहा जाता है। बनारस का नाम है कि फरमान के मुताबिक बनारस के बुतखाना को बिल्कुल मुनादिम कर दिया, यानी ढा दिया है। बस ये लिखा है, बुतखाने को ढा दिया गया। हाँ, बुतखाना अगर मैं सही समझती हूँ आपकी भाषा में तो ये मंदिर को ही कहते हैं। हाँ, कोई भी पूजा स्थल है, मतलब आप जिस किताब का हवाला दे रहे हैं उस किताब में ये लिखा है कि मंदिर ढा दिया गया। नहीं, बुतखाना लिखा है, सनम खाना। बुतखाना यानी मंदिर ढा दिया गया है। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ये तो बात साफ हो जाती है। मस्जिद बनाने की बात नहीं है ना। दो ही बातें पूछूंगा आपसे, क्या इस किताब के अंदर सूबेदार अबुल हसन का जिक्र है? क्या इस किताब के अंदर सूबेदार अबुल हसन का जिक्र है? क्योंकि सूबेदार अबुल हसन ही वो व्यक्ति था जिसने औरंगजेब को ये पत्र लिख करके बोला था कि मैंने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दी है। क्या इसके अंदर साकिब खान का जिक्र है, जो उनके समकालीन थे, जिन्होंने इस किताब को लिखा? जिस किताब को आप हाथ में लेकर के बैठे हैं, इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति जो है उसका नाम जो है वो साकिब खान था। उन्होंने इस बात, साकिब मुस्तैद खान। तो जब ये दो बातें आप, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो सारे देश से बोलूंगा ये किताब मंगवाइए। और आज मेरे साथ नोमानी साहब हैं, उन्होंने कहा है इस किताब को जरूर पढ़िए, इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए, हर मुस्लिम भाई हर देश में पढ़े और देखे कैसे इस देश के अंदर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। आप देख रहे हैं इस बहस का तो कोई अंत नहीं है। रोज रोज नए नए दावे आते हैं। ज्ञानवापी का सर्वे हो चुका है, वीडियोग्राफी हो चुकी है, फोटोग्राफी हो चुकी है, सब कोर्ट के आदेश पर हुआ है और कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट कोर्ट के सामने है। चूंकि ये मामला आस्था से जुड़ा है, इसमें जितनी बयानबाजी होगी भावनाएं उतनी भड़केंगी। इसलिए मुझे लगता है कि जिसको जो कहना है कोर्ट में कहे, बाहर बयानबाजी करने से बचना चाहिए और कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार करना चाहिए। पाकिस्तान से आज जो तस्वीरें आई वो चौंकाने वाली हैं। ये तस्वीरें देखकर लगता है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ की सरकार को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इमरान ने कहा कि अगर सरकार ने 6 दिन के भीतर चुनाव का ऐलान नहीं किया तो वो 30 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। इमरान खान अपने सपोर्टर्स के साथ धरना देने के लिए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे। सरकार ने पीटीआई के सपोर्टर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर सरकार और इमरान के सपोर्टर्स के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। हालात ऐसे हो गए कि शहबाज सरकार ने पाकिस्तानी फौज से मदद की गुहार लगाई। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा कि वो इमरान खान को इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने से रोके, उनके मार्च को रोके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और इसके बाद इमरान ने शहबाज शरीफ को खुला चैलेंज दिया। इस इन्फोर्टिंग हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आपके पास टाइम है, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए, करप्शन केसेस आप अपने खत्म करवा रहे हैं। इसलिए 6 दिन अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया तो मैं सारी अपनी कौम को लेके इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आऊंगा और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है
कि कोई किसी किस्म की पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह पंजाब से भी सारे लोग पहुंचेंगे और इंशाल्लाह जो मैं चाहता हूं कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। आपने नोटिस किया होगा कि इमरान खान अपनी तकरीरों में मजहबी बातें करते हैं, इस्लाम का बार बार हवाला देते हैं, खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा फॉलोअर बताते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में अपने भाषण में इमरान इस्लाम का जिक्र करना भूल गए। तो पास में खड़े उनके पार्टी के नेता कासिम सूरी ने इमरान खान को इसकी याद दिलाई, कहा स्पीच को इस्लामिक टच दीजिए। और उसके बाद इमरान खान की मौलाना वाली तकरीर भी शुरू हुई। तो सुनेंगे, अब सुने गौर से। मैं हूं एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं और मेरे नबी ने हमें एक चीज सिखाई थी कि इंसानों को इकट्ठा करना है, तकसीम नहीं करना। मेरे नबी रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं अपने सारी कौम को इकट्ठा करूं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कौम इकट्ठी हो रही है। इमरान खान कैसे गियर बदलते हैं आपने देखा। इमरान खान सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, 6 दिन का वक्त दे रहे हैं, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कह दिया कि वो इमरान खान सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, चुनाव कम हो गए, ये पार्लियामेंट तय करेगी, इमरान नहीं। अगर बात इलेक्शन की थी जिस तरह मैंने कहा, तो फिर ये ऐवान में आते। जनाब स्पीकर, मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी, ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा, ये ऐवान फैसला करेगा। और जब तक ये कोलिशन गवर्नमेंट चाहेगी, हम दिन रात मेहनत करके मसाइल को हल करेंगे। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान न्याजी किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं, बातचीत करना ये सियासतदानों का सबसे आला ज़र्फ होता है, सबसे शानदार टूल होता है, हथियार होता है। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे, तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। पाकिस्तान की सियासत भी बड़ी अजीब है। 2 महीने पहले तक शहबाज शरीफ और बाकी विरोधी दल के लोग जो अब पावर में हैं, इलेक्शन की मांग को लेकर सड़कों पर थे, और आज इमरान खान जो उस समय पावर में थे अब सड़कों पर हैं और चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।